गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने वन डर वाल फोर्स पढ़ा था और उसमें बताया था कि ये एक क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स है ये। और ये मॉलिक्यूल्स या तो सेम हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हमने बताया था कि ये एट कैसा होता है नेचर में, अट्रैक्टिव नेचर का होता है और ये वीक होता है। ठीक है, तो यानी एक बात यह ध्यान रखना है कि कहीं पे भी कहाँ जहाँ भी चले जाओ, अगर वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वहाँ पे एक फोर्स ज़रूर लग रहा होता है और वो ये होता है, वन डर वाल फोर्स होता है। ठीक है, चल तो इसके बारे में हमने फिर बताया था कि इसके टाइप्स, तो टाइप्स में हमने देखे थे 5 टाइप हैं। आयन डायपोल, आयन इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल और इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस्ड डायपोल, जिसमें से हमने 2 देखा था। कौन कौन? आयन डायपोल और आयन इंड्यूस्ड डायपोल देखा था। तब इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात होगी कि दोनों में ज़्यादा स्ट्रेंथ किसका होगा, तो वो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सोचो तो किसका हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑर्डर की बात हम करें तो क्या होगा, आयन डायपोल का इंटरेक्शन का क्या होगा, ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में, आयन इंड्यूस्ड डायपोल के। ओके, चलो नोट कर लो फटाफट यहाँ तक। हो गया। चलिए नाउ तीसरा था हमारा कौन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो आइए देखते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। थर्ड है हमारा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। बताओ ये किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, बताओ जल्दी से। हाँ, वो क्या होंगे, डायपोल डायपोल मतलब क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एग्जिस्ट बिटवीन 2 सेम या डिफरेंट, सेम या डिफरेंट types of polar molecules। ये किसके में एग्जिस्ट करेगा, 2 पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा। अब वो मॉलिक्यूल या तो सेम हो या फिर डिफरेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो NH3 ये दोनों क्या है, सेम है या पोलर मॉलिक्यूल है या कि नहीं है। NH अमोनिया क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन लगेगा वो क्या होगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहलाएगा। दूसरा ले लो HCl, तो इन दोनों के बीच में जो होगा ये भी क्या होगा, डायपोल डायपोल कहलाएगा। क्योंकि देखो इसमें डायपोल बनता है ना, माइनस प्लस प्लस माइनस, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर तो हो गया दोनों सेम टाइप का। एक ले लेते हैं HF और HBr। अब यहाँ देखो माइनस प्लस प्लस माइनस, यहाँ पर भी देखो ये भी क्या है, यहाँ पर दोनों डिफरेंट हो गए, दोनों पोलर ही हैं लेकिन क्या है, अलग अलग हैं। यहाँ पे दोनों पोलर हैं लेकिन सेम टाइप है, यहाँ पर भी दोनों सेम टाइप हैं। ठीक है, नोट करो यहाँ तक। ओके, अब तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो होता है
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r³ के। यहाँ पे r क्या है बताया था, बोलो, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी है। ठीक है, नोट करो। चलो, तो ये था डायपोल डायपोल। अगला क्या है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। नेक्स्ट है हमारा चौथा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। बोलो, ये किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा? डायपोल मतलब ये कैसा होगा, एक पोलर होगा, और यहाँ पे इसको इंड्यूस करेगा, मतलब वो कैसा होगा, पहले नॉन पोलर होगा। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में, एग्जिस्ट बिटवीन ए पोलर एंड ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, कैसे? जैसे देखो, जैसे ये है हमारे पास कोई पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर होगा तो इस पे पार्शियल चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब ये इसके कांटेक्ट में कोई आएगा, क्या है ये, नॉन पोलर है, तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ इधर इसके नज़दीक में कौन है, नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, यहाँ से इसकी तरफ से दूर भागेगा इधर से। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन अब इसके अंदर क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया, इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड घट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो क्या था, पोलर मॉलिक्यूल था, इसकी वजह से ये इसमें क्या हो गया, इंड्यूस्ड डायपोल क्रिएट हुआ। अब जो है इन दोनों के बीच में अब इंटरेक्शन होगा, क्योंकि प्लस और माइनस, अब इस पे चार्ज आ गया है, अब ये इंटरेक्शन होगा, तब इस तरह के इंटरेक्शन को क्या कहेंगे, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, नोट करो यहाँ तक। इसका एग्जाम्पल पे रुक जाओ, एक एग्जाम्पल भी लिखा ही देते हैं, कहाँ पे लिखा देते हैं, यहाँ। एग्जाम्पल के लिए हमें क्या चाहिए, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर। ओके, जल्दी से यहाँ तक नोट करो फटाफट। चलो, तो ये हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया, एंड द लास्ट वन इज आखिरी वाला। आखिर कौन है, इंस्टैंटेनियस डायपोल और फिर इंड्यूस्ड डायपोल। फिफ्थ है इंस्टैंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ये किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, पहली बात इसको एक और नाम से जानते हैं, आल्सो कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन
फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट between two non-polar molecules like H2, O2, N2 एक्सेट्रा। वो कैसे मॉलिक्यूल होंगे? नॉन पोलर होंगे, उनके बीच में एग्जिस्ट करेगा। या मोनो एटॉमिक गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा। यानी आपको इंस्टेंटेनियस डायपोल या फिर इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लोगे स्टार देकर, ठीक है। या तो वो कैसे होंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा, या फिर वो मोनो एटॉमिक गैस है, जैसे इनर्ट गैसेस के बीच में होता है, ठीक है। नोट करो यहाँ तक, ये होता कैसे वो दिखाते हैं। ओके, आइए। तो ये होता कैसे है? इंस्टेंट, जैसे देखो ये है कोई नॉन पोलर एटम है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? मूविंग, यानी घूम रहा है। घूमते घूमते एट किसी स्टैंड पे, एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे क्या होगा कि सभी इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह पे जमा हो जाएंगे। मान लो इसी जगह पे जमा हो गया किसी छोटे से टाइम के लिए, क्या हो गया? यहाँ पे ये जमा हो गया, जिसके जमा होने की वजह से इधर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। तो इधर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे पोल डेवलप हो गया। तो जब ये डेवलप हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे? इंस्टैंटेनियस डायपोल। ओके, ये डेवलप हो गया। अब इसी वक्त जब ये डेवलप हुआ, उसी वक्त इसके कांटेक्ट में एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल फिर आया। ये कैसा है अभी? नॉन पोलर है। तब ये क्या करेगा? क्योंकि इधर क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी इधर पार्शियल नेगेटिव है, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इधर शिफ्ट करेगा। क्या परिणाम क्या होगा? यहां पे माइनस प्लस, अब इसके ऊपर भी क्या होगा? इधर हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा प्लस। तो ये क्या था? इंस्टेंटेनियस डायपोल। इसकी वजह से इंस्टेंटेनियस डायपोल एग्जिस्ट हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ? इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया और इस पे क्या हो गया? ये इंड्यूस हो गया, इस पे भी चार्ज। ये क्या हुआ? इंड्यूस्ड डायपोल। अब इन दोनों के बीच में अब क्या होगा? इंटरेक्शन होगा, और यही इंटरेक्शन क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। नोट करो। ये सबसे वीक होता है, क्योंकि देखो R का पावर 6 के से वेरी कर रहा है ये। नोट कर लो फटाफट। हो गया? आइए ऑर्डर की बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑर्डर। स्ट्रेंथ ऑर्डर तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? आयन डायपोल
इंटरेक्शन, उसके बाद डायपोल का, फिर आयन इंड्यूस डायपोल का, फिर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल का, और सबसे कम किसका होगा? इंस्टैन्टेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। ओके, चलो नोट कर लो इसको, फिर देखते हैं कौन कौन फैक्टर इसको इफेक्ट करेगा। चलो हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैन डर वाल फोर्सेस। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैन डर वाल फोर्स, यानी वैन डर वाल फोर्स को कौन कौन फैक्टर इफेक्ट करेगा। इसमें सबसे पहला है मॉलिक्यूलर मास। क्या है? मॉलिक्यूलर मास। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज़्यादा वैन डर वाल फोर्स का वैल्यू। मतलब कैसा रिलेशन हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैन डर वाल फोर्सेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल F2 Cl2 Br2 और I2। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है, मतलब मॉलिक्यूलर मास ही बढ़ेगा। तो किसका, इसका ऑर्डर बताओ, वैन डर वाल फोर्स का किसका ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा I2 का होगा, फिर Br2 का, फिर Cl2 का, सबसे कम F2 का। दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लो, H2 D2 और T2। सोचो, जल्दी से बता दो, इसका होगा, हाँ इसका ज़्यादा होगा मास, इसलिए वैन डर वाल फोर्स का वैल्यू भी इसका ज़्यादा होगा। तो एक तो पहला हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहाँ पर मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाता है। तो मॉलिक्यूलर मास सेम होने का मतलब फार्मूला सेम हो गया, तो मॉलिक्यूलर मास सेम हो गया। अब मॉलिक्यूलर मास सेम हो गया, तब वहाँ पर वैन डर वाल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, तब हम चेक करेंगे सरफेस एरिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फैक्टर इफेक्ट करेगा वो है सरफेस एरिया। ये भी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा वैन डर वाल फोर्स का वैल्यू भी होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल पेंटेन एंड नियोपेंटेन। नॉर्मल पेंटेन और नियोपेंटेन, अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना है कि वैन डर वाल फोर्स का वैल्यू किसका ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि नॉर्मल पेंटेन का फॉर्मूला C5H12 और नियोपेंटेन का फॉर्मूला C5H12। तो दोनों का फार्मूला सेम, तो मॉलिक्यूलर मास सेम, तो फिर वैन डर वाल फोर्स क्या होगा, हमें देखना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, CH3 CH2 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 CH3, ये हो गया नॉर्मल पेंटेन। और नियोपेंटेन की बात करें ये हो गया। तो देखो इसका स्फेरिकल शेप बन रहा है। स्फेरिकल शेप बनने का मतलब हो गया इसका एरिया क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जब एरिया घट गया तो वैन डर वाल फोर्स भी घट गया। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, किसका ज्यादा होगा, N पेंटेन का ज्यादा होगा, किससे,
नियोपेंटेन से। ठीक है, नोट करो फटाफट यहाँ तक। ओके, आइए अब हमने वंडरवाल फोर्स तो पढ़ा, इसका यूज़ क्या है। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा कि ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है प्रोपेन से, पेंटेन का ज़्यादा है ब्यूटेन से। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पे, रीज़न क्या है वहाँ पे? इसका रीज़न यही है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, हम बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा आगे जब हाइड्रोजन बॉन्ड बता देंगे तो वहाँ पे फिर बताएंगे इसके बारे में। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वंडरवाल फोर्स के। जितना ज़्यादा वंडरवाल फोर्स का वैल्यू उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अब यही वजह है कि अगर हमारे पास ब्यूटेन है एंड प्रोपेन है, इन दोनों में हमें इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? सोचो। तो चूंकि यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसको थोड़ा समझना है तो समझ लो, थोड़ा समझा ही देते हैं। होता क्या है, एक होता है वेपर प्रेशर, पहले वो हमें समझना पड़ता है। वेपर प्रेशर क्या है? देखो जो पहली बात होता है वोलेटाइल लिक्विड, पहले वोलेटाइल समझ लीजिए। वोलेटाइल का मतलब जो वेपर बनाता है। तो जब वेपर बनता है ना, तो वेपर बनने के बाद कुछ क्या होता है, उसके ऊपर फिर वो जैसे एक काम करो, एक कंटेनर ले लो और उसमें पानी को गर्म करो, और गर्म करने के बाद क्या होगा, वेपर बनेगा, और उसके ऊपर फिर एक कुछ ढक दो, तो क्या होगा, वो कंडेंस होगा। तो कंडेंसेशन और वेपराइजेशन दोनों प्रोसेस क्या हो रहा है, होता रहता है। होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर हो जाता है। जब दोनों बराबर होता है, उस कंडीशन में उस लिक्विड के सरफेस पे एक प्रेशर लग रहा होता है, उस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर समझ में आ गया? क्या हुआ, वेपर बना और कंडेंसेशन हुआ, दोनों एक टाइम के वक्त क्या होगा कि दोनों बराबर होगा। जब दोनों बराबर होगा, उस सिचुएशन में उस लिक्विड के सरफेस पे एक प्रेशर लग रहता है, उस प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर। अब ये वेपर प्रेशर जो है क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे के बराबर जिस टेम्परेचर पे आता है, ठीक से समझेंगे, ये वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब जल्दी क्या होगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अचीव कर लेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट घट गया। वेपर कम बन रहा है तो क्या होगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अचीव करने में उसको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब वेपर प्रेशर ज़्यादा हो, इसके लिए ज़रूरी ये है कि वेपर ज़्यादा बने। वेपर ज़्यादा बने इसके लिए ज़रूरी होता है कि लिक्विड से जो मॉलिक्यूल है वो जल्दी से बाहर निकले। तो बाहर कब निकलेगा, जब उनके अंदर में आपस में इंटरेक्शन क्या होगा, कम होगा। अगर उनके बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बोलो, तो वो निकलेगा नहीं। जब निकलेगा नहीं तो वेपर कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो उसको बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करने में हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से क्या होता है, वंडरवाल फोर्स बढ़ जाता है। वंडरवाल फोर्स बढ़ने का मतलब उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ गया। इंटरेक्शन बढ़ने का मतलब ये हो गया कि वो निकलेगा नहीं, लिक्विड सरफेस को छोड़ेगा नहीं, लिक्विड सरफेस से निकलेगा नहीं तो वेपर नहीं बनेगा, वेपर नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, वेपर प्रेशर नहीं बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करने में ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इसलिए ब्यूटेन का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ब्यूटेन का क्या होगा, ज़्यादा होगा किसके, प्रोपेन से। रीज़न क्या है, क्योंकि ब्यूटेन का वंडरवाल फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, F2Cl2 Br2 और I2।
ये 4 है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर लगाना है। सोचो, तो इसमें भी क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर मास इसका ज़्यादा, I2 का ज़्यादा है, इसका मतलब वन डर वाल फोर्स का वैल्यू ज़्यादा, तो वन डर वाल फोर्स का वैल्यू ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का, इसका भी ये हो जाएगा। ठीक है, इस पर हम लोग फिर क्वेश्चन करेंगे जब हम आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बता देंगे, क्योंकि जब हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा तो इसका वैल्यू हम बाद में चेक करेंगे। पहले हम हाइड्रोजन बॉन्ड वाले का बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होता है, और अगर वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है तब फिर हम चेक करते हैं क्या चीज़, वन डर वाल फोर्स। तो वो हम आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे फिर बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था आपको वन डर वाल फोर्स, यही फिनिश हुआ है। अब हमारा एक टॉपिक बच गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी बता देंगे इस चैप्टर में। उसके बाद एक और है ब्रिज बॉन्डिंग है, वो भी बताना पड़ेगा, एंड देन ये फिनिश होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।